गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। यस, सभी का हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और आप सभी का नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। गुड इवनिंग बच्चे। जैसा कि मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कुछ बच्चे अपने साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, दिव्या, दीपांशु, खुशबू, प्रियंका, सुदेश। यस, गुड इवनिंग बच्चे सभी को। और एक बार क्लास को साथ के साथ शेयर कर दो उन सभी बच्चों तक जो हाँ केजीएमयू जिनका टारगेट है, जीएमसीएच जिनका टारगेट है। यस, गुड इवनिंग शालिनी, मनवर। यस, गुड इवनिंग सभी को। और आज के क्लास में अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द थोरासेंटेसिस, है ना। हाँ, जो अपन रेस्पिरेटरी की कुछ डिजीज के अंदर अपन ये प्रोसीजर करते हैं और इस प्रोसीजर के थ्रू अपन लंग्स को री एक्सपेंड करने का काम करते हैं। यस, गुड इवनिंग नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन। हाँ, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और आज के सेशन के अंदर अपन थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के साथ साथ इस थोरासेंटेसिस से रिलेटेड है वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। हाँ, जो आपके प्रीवियस पेपर के अंदर पूछे गए हैं। यस, पहले अपन थ्योरी पोर्शन कवर करते हैं और थ्योरी कवर करने के बाद अपन साथ के साथ है हाँ कुछ एमसीक्यू जो आपके रिपीटेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो एमसीक्यू कवर करते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को साथ के साथ है हाँ लाइक कर दो और दूसरे बच्चों तक शेयर भी कर दो जिससे मैक्सिमम बच्चे अपने साथ जुड़ पाए। यस तनु, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक थोरासेंटेसिस। सबसे पहले तो ये बताइए थोरासेंटेसिस होता क्या है। चलिए चैट सेक्शन में आ जाओ और चैट सेक्शन में पहली चीज की थोरासेंटेसिस होता क्या है। व्हाट इज द थोरासेंटेसिस। हाँ, व्हाट इज द थोरासेंटेसिस। यहाँ पर आपको सामने की तरफ एक इमेज दिखाई दे रही है और इस इमेज के अंदर आपको जो प्रोसीजर दिखाई दे रहा है वो प्रोसीजर कौन सा है। दिस इज द थोरासेंटेसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीडल डाल के और फ्लूइड को क्या किया जा रहा है, एस्पिरेट किया जा रहा है। एक नीडल इंसर्ट करके हाँ कौन सी केविटी में इंसर्ट कर रहे हैं, थोरेसिक केविटी में कर रहे हैं। और थोरेसिक केविटी में कहां पर कर रहे हैं, प्लूरल केविटी में कर रहे हैं। प्लूरल केविटी के अंदर नीडल डाल के और वहां से फ्लूइड को रिमूव करना क्या कहलाता है, आपका थोरासेंटेसिस कहलाता है। यस सर, वॉइस लो है। हाँ प्रियंका, यस एक बार बाकी लोग चैट सेक्शन में बताओ क्या वॉइस लो है। हाँ, यहां से तो मेरे को नहीं लग रहा कोई इश्यू है। हाँ, रिमूवल ऑफ फ्लूइड और एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस से आपकी फ्लूइड और एयर को क्या कर देना, रिमूव कर देना। ऐसे प्रोसेस को अपन कहते हैं थोरासेंटेसिस। अपन इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोरासेंटेसिस की डेफिनेशन के बारे में डिटेल से बताना चाहूंगा कि थोरासेंटेसिस क्या है। दिस इज द रिमूवल ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड। और मैंने कहा कहां से, फ्रॉम प्लूरल स्पेस। आपके प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को क्या कर देना, रिमूव कर देना, है ना। और फ्लूइड का जो एग्जाम्पल है, कौन कौन से ऐसे फ्लूइड है जिनको हम वहां से रिमूव कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कहता हूं कि आप क्या कर सकते हो, सीरस फ्लूइड रिमूव कर सकते हो। आप क्या रिमूव कर सकते हो बच्चे, सीरस फ्लूइड रिमूव कर सकते हो। सीरस फ्लूइड के अलावा हम बात करेंगे किसकी, पस की। यहां से आप पस रिमूव कर सकते हो। पस के अलावा आप यहां से लिम्फ रिमूव कर सकते हो और इसके अलावा ब्लड रिमूव कर सकते हो। हाँ, प्लूरल स्पेस से ब्लड को, पस को, लिम्फ को और साथ में किसको, सीरस फ्लूइड को रिमूव करना। दिस प्रोसीजर इज नोन एज ए थोरासेंटेसिस। और करते किससे हैं, तो मैं कहूंगा विद द हेल्प ऑफ नीडल। विद द हेल्प ऑफ नीडल, नीडल की हेल्प से अपन क्या करते हैं, थोरासेंटेसिस करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज नीडल नीडल इंसर्शन, है ना। दिस इज द नीडल दिस इज द नीडल इंसर्शन की हम नीडल इंसर्ट करेंगे और नीडल इंसर्ट करके हम क्या कर लेंगे, फ्लूइड को बाहर खींच लेंगे। दिस इज द पैरासिंथेसिस। यस शालिनी, इट इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है। और यहां पर हम फ्लूइड को क्या कर लेते हैं, नीडल एस्पिरेशन कर लेते हैं, नीडल डाल के एस्पिरेट कर लेते हैं। चलो बात करते हैं फ्लूइड आया कहां से। मैंने कहा फ्लूइड इन नेचर का हो सकता है, लेकिन फ्लूइड आया कहां से। तो फ्लूइड की अगर बात करूं तो नॉर्मली अपन यहां पे मैं आपको लंग्स की एनाटॉमी की तरफ लेके जाना चाहूंगा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि इस तरह से आपके लंग्स होते हैं और लंग्स की दो लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर और एक विसरल लेयर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस है, दिस इज द प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। प्लूरल स्पेस में नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड का अमाउंट होता है 5 से 15 ml।
फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 5 से 15 ml होता है। अब किसी कंडीशन में अगर फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन को अपन नाम देते हैं क्या? दिस इज द हाइड्रोथोरेक्स। क्या नाम दोगे? हाइड्रोथोरेक्स। इसके अलावा पायोथोरेक्स, पायोफोरे पस, हाँ अगर पस का कलेक्शन हुआ है तो पायोथोरेक्स। इसके अलावा काइलोथोरेक्स, और काइलोथोरेक्स अपन कह देंगे जब किसका कलेक्शन हुआ है? लिम्फ का कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा हीमोथोरेक्स, और हीमोथोरेक्स का मतलब किसका कलेक्शन हुआ है? ब्लड का कलेक्शन हुआ है। नॉर्मली हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। अगर ये फ्लूइड 50 ml से ज्यादा चला जाए, अगर ये फ्लूइड 50 ml से ज्यादा चला जाए तो आप कह दोगे पर्सन को हो गया है प्लूरल इफ्यूजन। और प्लूरल इफ्यूजन इन 4 कैटेगरी के अंदर हो सकता है। अब फ्लूइड आया कहां से? तो फ्लूइड आता है किसी भी अबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण। नॉर्मली अपन कहते हैं अबनॉर्मल है पैथोलॉजिकल कंडीशन, और पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आप मेनली कहते हो कि आपका जो प्लूरल इफ्यूजन होता है इसका कोज होता है न्यूमोनिया, या अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, पर्सन के लंग्स के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मैं कहूं न्यूमोनिया हुआ है, टीबी हुआ है, तो टीबी और न्यूमोनिया के कारण अपने को सीरस फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलता है, और हम कहते हैं पर्सन को क्या हो जाता है? हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है। कोई पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया यहाँ पर जाके बैठ गया, तो यहाँ पर वो पस प्रोड्यूस करेगा, इस पूरे एरिया के अंदर क्या भर जाएगी? पस भर जाएगी। इस पूरे एरिया के अंदर क्या भर जाएगी? पस भर जाएगी। जस्ट 1 मिनट बचो, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। चलो आ जाओ। मैंने कहा किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? पस का कलेक्शन है हो जाएगा। यस, वेरी गुड इवनिंग तनुज। आओ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पस का कलेक्शन हो सकता है, और पस के कलेक्शन को अपन नाम देते हैं दिस इज द पायोथोरेक्स। तो पर्सन में पायोथोरेक्स हो सकता है इस पर्सन के अंदर क्या हुई हो? कोई इंजरी हुई हो। तो इंजरी के कारण अगर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं हीमोथोरेक्स। तो ये कुछ 4 टाइप के आपके क्या होते हैं? प्लूरल इफ्यूजन होता है, और इनमें से कोई सी भी कंडीशन हुई है तो हमें निडल एस्पिरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निडल एस्पिरेशन। और उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानेंगे? थोरासेंटेसिस के नाम से। उस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे? दिस इज द थोरासेंटेसिस। चलिए चैट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्लूरल फ्लूइड का प्रोडक्शन कितना होता है? मैंने कहा ये जो प्लूरल फ्लूइड है बच्चे, ये प्लूरल फ्लूइड बनाना काम किसका है? तो दिस इज द म्यूकोजा। यहाँ की जो म्यूकोजा है, कौन सी म्यूकोजा? पेराइटल लेयर की म्यूकोजा, विसरल लेयर की म्यूकोजा। ये म्यूकोजा क्या करती है? फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है। तो चैट सेक्शन में बताइए आपका फ्लूइड का प्रोडक्शन कितना होता है? हाँ जी, फ्लूइड का प्रोडक्शन है कितना होता है? यस, फ्लूइड का प्रोडक्शन है कितना होता है? एक पर्सन जिसके अंदर नॉर्मल कंडीशन है, इस नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, हाँ, प्लूरल फ्लूइड का प्रोडक्शन कितना होगा? प्लूरल फ्लूइड का प्रोडक्शन है कितना होगा? यस, शाबाश। तो दिस इज द 0.6 ml। ये जो म्यूकोजा है वो 0.6 ml पर आवर की स्पीड से क्या करती है? प्लूरल फ्लूइड का प्रोडक्शन करती है। दिस इज नॉट 0.1 ml मनवर, दिस इज द 0.6 ml पर आवर। और हम कहते हैं ओवरऑल कितना करती है? 15 से 20 ml पर डे करती है। 15 से 20 ml क्या करती है? पर डे करती है। और इतना ही वापस क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यस, वेरी गुड, शाबाश दीपांशु। 15 से 20 ml। लेकिन जहां पर बात आएगी किसकी? 0. ये पर आवर की, तो अपन कहेंगे 0.6 ml। ओके मनवर? हाँ, तो 0.6 ml आधा ml मान सकते हो, तो 24 घंटे का आधा कर लिया 12, और 0.6 है तो लगभग 15 से 20 ml क्या होता है? प्रोडक्शन है होता है। चलो आगे आ जाओ। ये था आपका क्या?
हाँ प्लूरल इफ्यूजन। पहली बात अपन ने की कि होता क्यों है, तो अपन ने कहा होने का रीजन था कि किसी कारण से फ्लूइड ज्यादा बनने लग गया, या हो सकता है वापस अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या हो सकता है यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया, या हो सकता है यहाँ पर पस भर गई। तो ऐसी कंडीशन को सबको अपन क्या नाम देते हैं, हाँ ऐसी कंडीशन को नाम देते हैं प्लूरल इफ्यूजन। यस, आओ इस इमेज में आओ, हाँ 1 मिनट जस्ट, हाँ इस इमेज में आओ। ये इमेज जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही है, इस इमेज में पहली चीज तो यहाँ पर तो अपन ने केवल साइट की बात करेंगे, लेकिन इस इमेज में देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो बाहर की तरफ लेयर है वो किसकी है, दिस इज द स्किन। स्किन के जस्ट नीचे, हाँ सर हमला हो गया है, हाँ प्रसाद, यस हमला कंटिन्यू चल ही रहा है ना, हाँ किथे हमला हो गया है ना, हाँ यस हमला हो जाएगा, अपन सेफ हैं है ना, हाँ ओके कहाँ से हो प्रसाद, यस पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चे, हाँ और साथ में दूसरों को भी पैनिक नहीं करना है। आ जाओ आगे आ जाओ, बात करते हैं अपने किसके बारे में, हाँ यस बी सेफ। आओ मैंने कहा बात करते हैं किसके बारे में, हाँ अपने प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। यहाँ देखो जो पहली लेयर आपको दिखाई दे रही है वो किसकी है, स्किन की है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आज की क्लास में, है ना, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो अपने केवल प्लूरल इफ्यूजन, थोड़ा सिंथेसिस और इससे रिलेटेड एमसीक्यू बात करेंगे। मैंने कहा स्किन के जस्ट नीचे की जो लेयर है वो किसकी होती है, फेट की होती है। स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे कौन है आपका, फेट है। फेट के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है आपकी, मसल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, हाँ ये रेड वाली लेयर वो किसकी है, मस्कुलर लेयर है। कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर है। और मस्कुलर लेयर के बाद देखो ये जो व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट एरिया बच्चे किसका है, रिब्स का पार्ट है। ये व्हाइट एरिया जो दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज द रिब्स। अब अपने जो रिब्स के बीच का स्पेस है, इस रिब्स के बीच को स्पेस को अपन कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा स्पेस कहते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। नीडल इंसर्शन जो करेंगे वो नीडल इंसर्शन कहां पर करेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे। कहां करेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस में करेंगे। चलो आगे सुनो ध्यान से। आगे मैं कहता हूं कि यहां अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको दो लेयर दिखाई दे रही है। अंदर की लेयर, ये जो अंदर की लेयर है वो तो है विसरल लेयर, बाहर की लेयर कौन सी है, पेराइटल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में क्या भर जाती है, पस भर जाती है, फ्लूइड भर जाता है। तो इसे अपन कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। यस, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये येलो कलर का जो आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या है, फ्लूइड है। और इस फ्लूइड को अपन नीडल की मदद से बाहर निकाल रहे हैं, नीडल की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं थोरासेंटेसिस। जैसे जैसे आगे चलेंगे अपन साइट की बात करेंगे। हाँ नेक्स्ट आओ अपने, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है, या मैं कह सकता हूं पर्पज क्या है। चलो पहले बात करता हूं पर्पज कि थोड़ा सिंथेसिस करने का अपना मेन पर्पज क्या होता है। तो एक पर्पज होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, हाँ कि हम पेशेंट में क्या करना चाहते हैं, डायग्नोस करना चाहते हैं। जैसे टीबी है तो टीबी का बैक्टीरिया अपने को प्लूरल स्पेस के अंदर भी देखने को मिलता है, और प्लूरल स्पेस में देखने को मिलता है। तो अपन वहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जब भी फ्लूइड रिमूव करते हैं तो अपन 20 ml फ्लूइड रिमूव करते हैं। कितना रिमूव करते हैं बच्चे, हाँ 20 ml मिनिमम करते हैं। 20 से ज्यादा अगर कहें तो अपन कहें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 30 ml कर सकते हैं। याद रखना पर्पज के साथ में तुम्हें क्वांटिटी बता रहा हूं, और क्वांटिटी कितनी है, दिस इज द 20 to 30 ml। इसके अलावा मैं कौन सा कर सकता हूं, थेरेप्यूटिक कर सकता हूं। थेरेप्यूटिक का मतलब है, हाँ ये तब करते हैं जब थोड़ा बहुत फ्लूइड था और एक साथ ही पूरा बाहर निकाल दिया, आईसीडी डालने की जरूरत नहीं है, एक साथ पूरा का पूरा फ्लूइड बाहर निकाल दिया। और थेरेप्यूटिक करते हैं तो थेरेप्यूटिक में अपन कहते हैं कि नॉर्मली तो अपन इतना नहीं निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 1 लीटर होती है। अगर मैं किसी पर्सन में थेरेप्यूटिक कर रहा हूं तो थेरेप्यूटिक वाली कंडीशन में 1 लीटर से ज्यादा फ्लूइड को रिमूव नहीं करूंगा। यस पायल, हाँ प्यारी राधा रानी, गुड इवनिंग बच्चे, आ जाओ। हाँ मैंने कहा थेरेप्यूटिक है ना, हाँ थेरेप्यूटिक के अंदर कितना करते हैं, मैक्सिमम 1 लीटर करते हैं। अदरवाइज अपन कितना करते हैं, दिस इज द, हाँ दिस इज द 20 to 30 ml। और मेनली थोड़ा सिंथेसिस किसके लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए ही किया जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इंडिकेशन। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर अपन करते हैं। तो मैंने आपको अभी 3-4 कंडीशन के नाम बताए, सारे के सारे क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। पर्सन को ब्लड कलेक्ट हुआ है, पर्सन को पस कलेक्ट हुई है, लिम्फ कलेक्ट हुआ है, या
फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, उन सभी कंडीशन के अंदर अपने कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आओ, आर्टिकल क्या चाहिए। अगर मुझे ये प्रोसीजर करना है तो मुझे कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से इक्विपमेंट की मुझे जरूरत पड़ती है। यस बताइए चैट सेक्शन में टोटल कितना होता है सर। हाँ आरआरबी में क्वेश्चन आया था कि टोटल कितना होता है सर। यस हाँ कितना होता है, क्या फ्लूइड फ्लूइड होता है 5 से 15 ml, मैक्सिमम 20 ml तक होता है ना। अगर फ्लूइड उससे ज्यादा चला जाए तो वो कंडीशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। ओके हाँ, और यही फ्लूइड अगर मोर देन 300 ml हो जाए, याद रखना प्लूरल इफ्यूजन अगर मोर देन 300 ml हो जाए तो पर्सन के अंदर क्या कर देता है, मीडिया स्टीनल शिफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, मीडिया स्टीनल शिफ्ट कर देता है। यस यूएसजी और एक्सरे मशीन है ना। हाँ अभी बात करते हैं, उनकी भी बात करेंगे। और बच्चे आरआरबी के अंदर बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने अपने नोट्स ध्यान से पढ़े तो वो क्वेश्चन आपको नोट्सों में मिल जाएंगे, है ना। मैंने एक लाइन लिखाई थी कि आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है उस रेट को एक्सरसाइज के दौरान कौन एक्टिवेट करता है। हाँ कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करता है, कब है, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। यस नोट्स खोल के देख लेना। हाँ जहां अपन ने पढ़ा है क्या, दिस इज द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, वहां पर अपन ने ये बात लिखी है। हाँ और मोस्ट ऑफ बच्चे वो गलत करके आए हैं। यस आ जाओ आगे आ जाओ। हाँ चलो चैट सेक्शन में बता दो कौन सा ऐसा रिसेप्टर था जो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है जब मैं क्या करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। हाँ एक्सरसाइज के टाइम कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने का काम करता है। यस दिस इज द प्रोप्रियोसेप्टर। वेरी गुड राव साहब। प्रोप्रियोसेप्टर जो कि कहां पाए जाते हैं, जॉइंट में पाए जाते हैं, और जब जॉइंट मूवमेंट करता है तो प्रोप्रियोसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और आपकी रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। चलो आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल के अंदर अपने को कई चीजें चाहिए होती है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज तो चाहिए नीडल, है ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, नीडल एस्पिरेशन करना पड़ेगा। चलो मेरा क्वेश्चन है कि नीडल किस गोज की काम में लोगे। हाँ जी बच्चों, नीडल किस गोज की काम में लोगे। ये साथ में ये भी लिख लेना, प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, स्टिमुलेट, या अपन कह सकते हैं एक्टिवेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्टिवेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम एक्टिवेट होंगे और क्या कर देंगे, आपकी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे। चलो आ जाओ, किस नीडल काम में लेते हैं, शाबाश वेरी गुड है प्रसाद की सर, अपन नीडल काम में लेते हैं 22 गोज, है ना। 22 गोज अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो अपन 20 गोज की नीडल भी काम में ले सकते हैं। एवरेज जो नीडल होती है वो होती है 20 से 22 गोज। अगर दोनों ऑप्शन में पूछ लिए जाए तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज द 22 गोज की नीडल काम में लोगे, है ना। 22 गोज की नीडल आप काम में लोगे। इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, नीडल के साथ साथ एक सिरिंज होनी चाहिए, और सिरिंज मेनली जो काम में लेते हैं वो कितनी होती है, 20 सीसी की होती है, 20 ml की होती है ना। हाँ 20 सीसी बोल सकते हो, 20 ml बोल सकते हो। आ जाओ इसके बाद, आ जाओ इसके बाद अपने को क्या चाहिए, एक चाहिए 3 वे, एक चाहिए बीटाडीन। हाँ एक क्या चाहिए, बीटाडीन चाहिए। और बीटाडीन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं 5%, 5% बीटाडीन अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। इसके अलावा अपने को क्या चाहिए, एनास्थेटिक एजेंट, और एनास्थेटिक एजेंट के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, यस दिस इज द जाइलोकेन, लिग्नोकेन, दिस इज द लिग्नोकेन काम में लेते हैं। और इस लिग्नोकेन को अपन बच्चे क्या करवाते हैं, जिस साइट पे अपने को नीडल इंसर्ट करनी है उस जगह पर लिग्नोकेन को क्या करवाओगे, आप इनफिल्ट्रेट करवाओगे। उस जगह पे लिग्नोकेन को क्या करवाओगे, इनफिल्ट्रेट। सुनना क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा लिग्नोकेन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो दिस इज द 20%, 20% लिग्नोकेन को आप क्या करवाओगे, इनफिल्ट्रेट कराओगे। क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी किसी पर्सन के अंदर किसी मेडिकेशन को इनफिल्ट्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेट करते हैं, तो इनफिल्ट्रेट करने टाइम जो सिरिंज होगी उस सिरिंज का गोज क्या होगा, किस गोज की सिरिंज आप काम में लोगे। यस सेट सेक्शन में आ जाओ। मैंने कहा कि एक पर्सन जिसमें किसी भी मेडिकेशन को आपको इनफिल्ट्रेट करना है, तो इनफिल्ट्रेट करने के लिए जो आप सिरिंज काम में लेते हो उस सिरिंज का गोज साइज क्या होगा, उस सिरिंज का गोज साइज क्या होगा। यस आ जाओ, गोज साइज क्या होगा, तो बच्चे दिस इज द 25 गोज, क्या होगा, दिस इज द 25 गोज होगा। हाँ लिख लेना अलग से 25 गोज।
आ जाओ। इसके बाद अपने को और क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए साहब एक आईवी सेट। क्या चाहिए, आईवी सेट चाहिए। एक चाहिए कलेक्शन बैग। क्या चाहिए, कलेक्शन है बैग चाहिए। ये सारे के सारे आर्टिकल अपने पास होने चाहिए। 22 गोज नहीं होता है बच्चे, है ना। हाँ 22 वाली से तो अपन इंसर्ट करते हैं, है ना। हाँ जो इनफिल्ट्रेट करते हैं वो नीडल थोड़ी पतली होती है, छोटी होती है। छोटी होती है तो अपन कहते हैं कितना 25 गोज की नीडल होती है दीपांशु। ओके चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। इसके बाद बात करता हूं मैं किसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में, है ना। हाँ आर्टिकल कलेक्ट कर लिए। आर्टिकल कलेक्ट करने के बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में। लेकिन प्रोसीजर करने से पहले मुझे किसका पता होना चाहिए, साइट का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, साइट का। और हम कहते हैं कि जब भी फ्लूइड को निकालना है, यस एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट याद रखना, अपन कहते हैं आपकी टोटल रिब्स कितनी होती है। यस टोटल रिब्स कितनी होती है, तो अपन कहते हैं टोटल रिब्स है कितने पेयर, 12 पेयर, है ना। 12 में से 7 कौन से होते हैं, ट्रू रिब्स होती है। 3 कौन सी होती है, आपकी फॉल्स रिब होती है ना। 2 होती है कौन सी, फ्लोटिंग रिब। तो फ्लोटिंग को छोड़ दो, फिर कितनी रिब्स बच गई अपने पास, 10 रिब्स बच गई। 2 फ्लोटिंग को जब मैं छोड़ देता हूं तो रिब्स बचती है कितनी, 10। और इन 10 रिब्स के अंदर अगर आप इंटरकोस्टल स्पेस काउंट करोगे, यस इस पहली और दूसरी के बीच में कौन सा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो 7 इंटरकोस्ट, 7 रिब के बीच में कितने हैं, 6। तो 10 रिब के बीच में कितने होंगे, 9 होंगे। 9 होंगे तो अपन सबसे नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो साइट जो होगी वो क्या होगी, 7 8 9 इंटरकोस्टल है स्पेस, क्योंकि फ्लोटिंग वाली रिब वाली जगह को अपन छेड़ते नहीं है ना। 7 3 10 3 13, क्या प्लान है दीपांशु, हाँ भावनाओं में बह गए, आ जाओ। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, 7 8 9 इंटरकोस्टल स्पेस पर अपन करते हैं। लेकिन आपकी एग्जैक्ट साइट क्या होती है, तो एग्जैक्ट साइट अपन कहते हैं जगह क्या होगी। यस ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये क्या है, आपका स्केपुला। और जस्ट स्केपुला के नीचे की तरफ अपन कर रहे हैं, ये स्केपुला है। स्केपुला के जस्ट नीचे की तरफ अपन क्या कर रहे हैं, नीडल डी इंसर्शन कर रहे हैं, नीडल एस्पिरेशन कर रहे हैं। तो 7 8 9 इंटरकोस्टल स्पेस तो है, लेकिन साथ में लिख लेना क्या, दिस इज द बिलो द स्केपुला, बिलो द स्केपुला। और 7 8 9 में से भी प्रायोरिटी किसको देनी है हमेशा, हाँ 7 8 9 में से भी प्रायोरिटी किसको देनी है, लोअर को देनी है। किसको देनी है, लोअर को। जितना ज्यादा नीचे इंसर्ट करोगे उतना ज्यादा क्या निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा। तो 7 8 9 इंटरकोस्टल स्पेस पर आप साइट सेलेक्ट करोगे। चलो साइट सेलेक्ट कर ली, बढ़िया जगह को लोकेट कर लिया। लोकेट करने के बाद आप क्या दोगे बच्चे, पोजीशन दोगे। क्या दोगे, पोजीशन। बताओ चैट सेक्शन में पोजीशन कौन सी दोगे, हाँ पोजीशन कौन सी दोगे, यस पोजीशन कौन सी दोगे। तो पोजीशन हम हर पेशेंट को अलग अलग देते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। मैं कहूं कि पेशेंट अगर मेरी बात मान रहा है ना, पेशेंट बढ़िया मेरी बात मान रहा है, तो मुझे पोजीशन कौन सी देनी है। हाँ मैं कहूं मेरा कमांड फॉलो कर रहा है, तो मैं उसे कहता हूं सिटिंग पोजीशन ले ले, इस हाथ को क्या कर ले, ऊपर कर ले। ऊपर कर लेगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सुनना ध्यान से, पोजीशन इफ नॉट हैविंग ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को सांस लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट अपने बढ़िया कमांड फॉलो कर रहा है, सेमी फाउलर नहीं देंगे राव साहब, है ना। हाँ अपने कौन सी देंगे, सीटिंग पोजीशन देंगे। कौन सी देंगे, सीटिंग। और साथ में हैंड कहाँ पे रहेगा, अबोव द शोल्डर रहेगा। कहाँ रहेगा, अबोव द शोल्डर। अरे मैं कहूँ बढ़िया अपनी बात मान रहा है। आप कभी देखना कि जब नॉर्मली अपन करते हैं तो कुछ नहीं करते, पेशेंट को साइड में बिठाते हैं, बोलते हैं हाथ ऊपर कर, पीछे निडल डाली और फ्लूइड निकाल के ले आए, है ना। कुछ भी स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है। फाउलर पोजीशन विद सेम हैंड लेफ्ट, जो आपका सेम हैंड है इसे अबोव द शोल्डर लेके जाते हैं। सेम हैंड को कहां लेके जाते हैं, अबोव द शोल्डर। पोजीशन कौन सी, सीटिंग पोजीशन। अब मैं कहूं कि पर्सन को हो रही है सांस लेने में दिक्कत, है ना। इफ पेशेंट नॉट एसओबी था तब तो सीटिंग दे दी। इफ पेशेंट हैव एसओबी, एसओबी का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को हो रही है सांस लेने में दिक्कत, और पेशेंट को बच्चे अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपकी पोजीशन थोड़ी बदल जाएगी। अब आप पेशेंट को आगे की तरफ झुका दोगे, है ना। और ये आगे की तरफ झुकाने वाली पोजीशन, पिलो की तरफ झुकाने वाली पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है।
कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थोपेनिक पोजीशन होती है। तो हम इस पर्सन को बढ़िया कौन सी पोजीशन दे देंगे? ऑर्थोपेनिक पोजीशन दे देंगे, है ना, ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। और जो हाथ है ऑर्थोपेनिक में वो कहाँ रहते हैं? हाँ, हाथ कहाँ रहते हैं? हैंड ऑन टेबल, टेबल के ऊपर, कार्डियक टेबल के ऊपर क्या रहते हैं? हाथ रहते हैं। और उस हाथ रहने से यहाँ का स्पेस क्या हो गया? बढ़ गया। अब मैं कहूं, ये तो वो पेशेंट थे जो अपनी बात मान रहे थे, है ना, आगे झुक के बैठ जा, सीधा बैठ जा। लेकिन कोई ऐसा आदमी जो अनकोऑपरेटिव है, और अनकोऑपरेटिव में करना है तो उसे ऑर्थोपेनिक नहीं बिठा सकते, उसे सुपाइन नहीं, सॉरी सिटिंग नहीं बिठा सकते। तो आगे लिखना, इफ पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव, अगर पेशेंट अपने साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, नॉन कोऑपरेटिव है, तो आप पोजीशन कौन सी दोगे? नॉन साइड लाइन, कौन सी दोगे? साइड लाइन पोजीशन दोगे। और साइड लाइन के साथ साथ क्या दोगे? नॉन अफेक्टेड साइट, नॉन अफेक्टेड साइट, कौन सी पोजीशन दोगे? साइड लाइन दोगे। साइड लाइन में भी कौन सी दोगे? नॉन अफेक्टेड साइड दोगे। और साथ में हैंड कहां करवा दोगे? अबोव द शोल्डर, हाथ कहां चला जाएगा? अबोव द शोल्डर चला जाएगा। यस, मैंने कहा ऐसा आदमी जो कोऑपरेट नहीं कर रहा उसे बढ़िया साइड लाइन दो। साइड लाइन कौन सी? जिस तरफ से निकालना है वो नहीं देंगे, वो ऊपर रखेंगे। अगर मुझे राइट से निकालना है तो लेफ्ट दूंगा, लेफ्ट देके हाथ ऊपर करवा दूंगा। और हाथ ऊपर करवाने से ये स्पेस मुझे विजिबल होगा, विजिबल होगा तो मैं इजीली सैंपल को निकाल लूंगा। तो तीनों कंडीशन में अपन पोजीशन क्या देते हैं? अलग अलग देते हैं। क्या देते हैं? अलग अलग। चलो, फिर हमने बढ़िया पोजीशन दे दी। पोजीशन के बाद पेशेंट को क्या करा? एडवाइस करेंगे। पोजीशन देने के बाद पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? तो पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि क्या कर लेना है आपको? ब्रीथ इन कर लेना है, और साथ में क्या कर लेना है? होल्ड कर लेना है। ब्रेथ इन करके क्या कर लेना है? होल्ड कर लेना है। पेशेंट बढ़िया सांस लेगा डीप, और डीप ब्रीथ करके क्या कर देगा? हाँ, होल्ड कर लेगा। ब्रीथ, या आप कह सकते हो डीप ब्रीथ, बढ़िया डीप ब्रीथ लेके होल्ड कर लेगा तो प्लूरा का मूवमेंट रुक जाएगा। प्लूरा का मूवमेंट रुक जाएगा तो इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए अपन ने क्या किया? डीप ब्रीदिंग एंड होल्ड किया। फिर बढ़िया सैंपल बाहर की तरफ खींच लिया। फिर बढ़िया बाहर की तरफ क्या कर दिया अपन ने? हाँ, पोजीशन देने के बाद अपन ने बढ़िया नीडल इंसर्ट की, नीडल इंसर्ट की, और फिर क्या कर दिया? एस्पिरेट कर लिया। क्या कर लिया? एस्पिरेट कर लिया। चलो, एस्पिरेट करने के बाद पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन कौन सी दोगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन कौन सी दोगे? यस बच्चे, आ जाओ चैट सेक्शन में। पोस्ट प्रोसीजर, यस, वालसलवा मेन्योर भी अपन इसे कहते हैं, है ना। पर्सन को बोलेंगे बढ़िया डीप ब्रीथ करके होल्ड कर लो, दिस इज द वालसलवा मेन्योर, है ना। नेक्स्ट अपन ने बढ़िया सैंपल निकाल लिया। सैंपल निकालने के बाद पोजीशन कौन सी दोगे? क्या सर? साइड लाइन देंगे, है ना। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइन पोजीशन देंगे। साइड लाइन पोजीशन भी कौन सी देंगे? यस, साइड लाइन पोजीशन कौन सी दोगे? अफेक्टेड साइट या नॉन अफेक्टेड साइट? हाँ, अफेक्टेड साइट या नॉन अफेक्टेड साइट। तो अपन कहते हैं पोजीशन देते हैं कौन सी? यस, आ जाओ चैट सेक्शन में जल्दी। हाँ, पोजीशन कौन सी देते हैं? पोजीशन है कौन सी देते हैं? तो अपन कह देंगे सर पोजीशन देते हैं कौन सी? नॉन अफेक्टेड साइट। कौन सी देते हैं? वही नॉन अफेक्टेड साइट देते हैं। क्या सर हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो गलत होगा, है ना। गलत होगा तो हमें सुनना पड़ेगा, है ना। अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट नहीं, कौन सी देते हैं? नॉन अफेक्टेड साइट देते हैं। और क्यों देते हैं? टू प्रॉपर एक्सपेंड ऑफ, टू प्रॉपर एक्सपेंड ऑफ अफेक्टेड लंग, है ना। हाँ, अफेक्टेड लंग, यहाँ से ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांस नहीं है। कोई लीवर बायोप्सी जब करते हैं तो लीवर से ब्लीडिंग होने के चांस है, इसलिए अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। रिब्स में से यहाँ थोरेसिक कैविटी में से ब्लीडिंग के चांस ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताया था कि अपन जो पोजीशन लेके सोते हैं उधर वाला लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं करता है। अगर मैं राइट लेटरल सोऊंगा तो मेरा राइट लंग एक्सपेंड नहीं करेगा, लेफ्ट लेटरल सोऊंगा तो लेफ्ट वाला लंग्स एक्सपेंड नहीं करेगा। तो हमने पोजीशन कौन सी देनी है? नॉन अफेक्टेड। यहां से पानी निकाला है तो पोजीशन यही पड़ी रहने दो, है ना। कम से कम 1 घंटे तो पड़ी रहने दो। और उससे क्या होगा? ये लंग्स के अंदर प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो ये प्रॉपर क्या होगा? एक्सपेंड होगा। तो लंग्स को एक्सपेंड करवाने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? साइड लाइन पोजीशन देते हैं। और वो भी क्यों देते हैं? हाँ, ताकि लंग्स का क्या हो सके? प्रॉपर एक्सपेंशन हो सके।
चलो, इसके अलावा हमने कहा था कि फ्लूइड कितना निकालते हैं। हाँ, तो फ्लूइड मैंने कहा था कि अपन 20 से 30 ml निकालते हैं। यस बच्चे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये तो कौन सा है, डायग्नोस्टिक फ्लूइड है। कौन सा है, डायग्नोस्टिक। लेकिन यही अगर थेरेप्यूटिक, अरे चैट सेक्शन में बताओ जल्दी। हाँ, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, तो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, थोरासेंटेसिस के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हो कि सर आरआरबी के अंदर भी आया था, और जो क्वेश्चन आया था वो मैं आगे लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट मैंने कहा थेरेप्यूटिक, तो अपन ने कहा था कि सर 1 लीटर निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन कहीं मजाक मजाक में 1 लीटर से ज्यादा निकाल दिया, है ना, जानलेवा नर्स 1 लीटर से ज्यादा निकाल दिया, तो 1 लीटर से ज्यादा निकालने पर क्या हो जाएगा? यस, इस पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए हम इससे ज्यादा नहीं निकालते हैं, है ना। हाँ, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, और सर्कुलेटरी कोलैप्स होने के साथ साथ क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए अपन इससे ज्यादा फ्लूइड नहीं निकालते हैं। चलो, ये था आपका कंप्लीट प्रोसीजर। और प्रोसीजर के बाद बात करता हूं मैं थोड़ी सी किसके बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कि एक पर्सन का आपने बढ़िया थोरासेंटेसिस किया था, तो थोरासेंटेसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? यस, एक पर्सन का आपने क्या किया है, थोरासेंटेसिस, तो थोरासेंटेसिस करने का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बताइए चैट सेक्शन में। हाँ, जल्दी आने दो, चैट सेक्शन में जल्दी बताओ, आपके थोरासेंटेसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। यस, थोरासेंटेसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। हाँ, मीडिया स्टिनल शिफ्ट हो सकता है सर, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पे मैं कह सकता हूँ मीडिया स्टिनल शिफ्ट। और मैंने शायद आपको लिखा रखा है कि मीडिया स्टिनल शिफ्ट कब होता है, जब पर्सन को क्या हो जाता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो इसका मतलब कि जब किसी पर्सन के अंदर आपने निडल डी इंसर्शन किया है, जब किसी पर्सन के अंदर आपने निडल एस्पिरेशन किया है। यस, इधर आओ, ये इस तरह से आपका क्या था, लंग्स था, आपने बढ़िया नीडल इंसर्ट की, यहां से नीडल इंसर्ट की, और ये नीडल यहां से फ्लूइड को बाहर खींच के ले आई। यहां से बढ़िया नीडल गई थी, और ये नीडल फ्लूइड को बाहर खींच के ले आई। लेकिन जब नीडल बाहर आई, तो इस जगह से क्या घुस गई, एयर घुस गई। क्या घुस गई, एयर। और एयर घुसने को अपन क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स। तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन क्या निकल के आ गया, न्यूमोथोरेक्स। अब मैं कहूं कि एयर गई, लेकिन हो सकता है एयर अंदर ट्रेप हो जाए, है ना, इस एयर क्या हो जाए, ट्रेप हो जाए। तो एयर जब ट्रेप हो जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, न्यूमोथोरेक्स। कौन सा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अगर वन वे वाल्व बन गया, वेरी गुड दीपांशु, है ना, वन वे वाल्व बन गया कि हवा अंदर तो जा रही है, लेकिन वापस बाहर नहीं आ रही है, दिस इज द वन वे वाल्व। और क्या कोज करेगा, दिस द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कहा एयर ट्रेप हो गई तो न्यूमोथोरेक्स, है ना। अगर हाँ, साथ में टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स जब होता है, तो अपने को देखने को मिलता है मीडिया स्टिनल शिफ्ट। क्या देखने को मिलता है, मीडिया स्टिनल शिफ्ट देखने को मिलता है। एक न्यूमोथोरेक्स का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे साउंड कौन सा सुनाई देता है, तो अपन कहते हैं सर अब्सेंट ब्रीथ साउंड सुनाई देता है ना। कोई साउंड अपने को यहाँ पर सुनाई नहीं देता है, और वो भी कहाँ पर, एट अफेक्टेड साइट। एट अफेक्टेड साइट, जो साइट अफेक्ट हुई है, उस साइट पर अपने को किसी भी तरह का कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हमने बढ़िया नीडल इंसर्ट की थी, और नीडल इंसर्ट करने के कारण कई बार क्या हो सकती है, दिस इज द, हाँ, दिस इज द ब्लीडिंग। इस पर्सन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। क्या स्टार्ट हो सकती है बच्चे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। यस, वेरी गुड, नीडल डीकंप्रेशन करते हैं किसके अंदर, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में, है ना। हाँ, कभी अपन न्यूमोथोरेक्स पढ़ेंगे डिटेल से, तो वहां बात करेंगे इसका इलाज क्या है, नीडल डीकंप्रेशन है। चलो आगे आ जाओ, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो पर्सन में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो पर्सन में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और जब ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग क्या कोज कर सकती है, हीमोथोरेक्स कोज कर सकती है। क्या कोज कर सकती है, हीमोथोरेक्स। आगे सुनो काम की बात, जब किसी पर्सन के अंदर हीमोथोरेक्स होता है, न्यूमोथोरेक्स होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाता है बच्चे, पॉजिटिव हो जाता है।
यहाँ जो प्रेशर होता है, हाँ, वो नॉर्मली कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कितना होता है, तो अपन कहते हैं 756 mm ऑफ Hg होता है। लेकिन अगर किसी कारण से फ्लूइड भर गया, एयर भर गई, तो ये प्रेशर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव प्रेशर लंग्स को क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। लंग्स को क्या कर देगा, कंप्रेस। और कंप्रेस कर देगा तो कंप्रेस्ड लंग को क्या कहते हैं, एटीलैक्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीलैक्टेसिस। तो आगे हमें चल के एक कॉम्प्लिकेशन और देखने को मिल सकता है, दिस इज द एटीलैक्टेसिस। हाँ, जहां एटीलैक्टेसिस बड़ा होगा वहां मैंने कहा एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो पूरा का पूरा लंग्स क्या हो गया, आपका कोलैप्स हो गया। चलिए बताओ, बात क्लियर। तो ये थे आपके क्या, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस। एक छोटा सा टॉपिक अपना फंडामेंटल का, दिस इज द थोरासेंटेसिस। यस, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो नीडल पूछी जाती है, कौन से साइज की नीडल काम में लेते हो, कौन सी साइट पर अपन नीडल इंसर्ट करते हैं, कौन सी पोजीशन अपन देते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं। तो पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड करना है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हाँ, ये थ्योरी का इसका पार्ट एंड हुआ, और एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक सिंपल सा एमसीक्यू आपके सामने है, और जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी पढ़िए और आंसर कीजिए। हाँ, क्लियर, बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये सेट सेक्शन में बताइए जल्दी। हाँ, जो चीजें अपन ने पढ़ी है, थोड़ा सेंटेंसेस क्लियर हुए कि नहीं हुए, कॉन्सेप्ट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही आपको सिलेक्शन के पास ले जाते हैं, है ना। सिलेक्शन कभी एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर होता है। और वो एक दिन तभी आएगा जब आप डेली एफर्ट्स डालोगे। अगर आप सोचते हो कि एग्जाम आ गया, अब अपनी स्पीड को बढ़ा दें, अब एग्जाम आ गया, अब एक महीने अच्छे से पढ़ लें, तो वो एक महीने की पढ़ाई कभी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। लेकिन हाँ, एक महीने से पहले जो आपका टाइम था, हाँ, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो एग्जाम के 3-4 महीने का टाइम है, इसमें अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते हो, कांस्टेंट स्टडी करते हो, अपना फिक्स शेड्यूल फॉलो करते हो, तो आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हो। यस, इफ वी रिमूव एक्सेस फ्लूइड, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस का प्राइमरी पर्पस क्या है, इंजेक्ट मेडिकेशन नहीं है, रिमूव एयर और फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। बायोप्सी करने के लिए अपन कौन सा प्रोसीजर होता है अपना, हाँ, दिस इज द लंग बायोप्सी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लंग बायोप्सी कहते हैं। इंसर्ट ए चेस्ट ट्यूब, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है अपनी, आईसीडी कहलाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है अपनी, आईसीडी। तो यहाँ पर अपन आईसीडी ना डाल के, ट्यूब ना डाल के क्या डालते हैं, नीडल डालते हैं। और नीडल मैंने कह दी कौन से गोज की होती है, 22 गोज की नीडल होती है। ओके, और नीडल डालने से पहले पर्सन को क्या दिया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है ना। और एनेस्थेटिक एजेंट जो दिया जाता है वो कैसा होता है, लोकल होता है। लोकल क्या देते हैं अपन है, हाँ शालिनी वेरी गुड, क्या देते हैं, दिस इज द आपका क्या, ये लिग्नोकेन क्या देते हैं बच्चे, लिग्नोकेन अपन एडवाइस करते हैं। इट मींस आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। चलो आगे आ जाओ। When preparing a client for thoracentesis, the nurse should assist the client into which of these position। एक पेशेंट के अंदर नर्स क्या कर रही है, हाँ जी, एक पेशेंट के अंदर नर्स क्या कर रही है, थोरासेंटेसिस कर रही है। और थोरासेंटेसिस करने के लिए नर्स उसे कौन सी पोजीशन देगी, नर्स उसे कौन सी पोजीशन देगी, प्रोन विद द हेड टर्न्ड टू वन साइड, हाई फाउलर पोजीशन विद द आर्म एट द साइड, सेमी फाउलर पोजीशन विद द आर्म क्रॉस्ड इन फ्रंट, and a sitting while leaning forward or a pillow। कि सिटिंग पोजीशन दे दी और आगे पिलो की तरफ क्या हो गया है, फॉरवर्ड हो गया है। बताइए इनमें से कौन सी पोजीशन देंगे। चलो दीपांशु ने कहा सर बी देंगे। ओके, हाँ, तनु डागर यस सर डी देंगे। ओके, आने दो बच्चों रिप्लाई। और ये जो रिप्लाई है आपके, यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। यस, अगर अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी के बाद एमसीक्यू जरूरी है। एमसीक्यू अगर सही हो रहे हैं, इसका मतलब अपन ने थ्योरी का जो पोर्शन कवर किया है, हाँ, उसका मजा है। हाँ, अभी कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं सर बी देंगे। हाँ, कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं सर बी देंगे, जर्नी ऑफ मेडिको। ओके, इसके अलावा मोस्ट ऑफ बच्चों की रिप्लाई आप मुझे दिखाई दे रहे हैं डी। और बच्चों अगर डी है तो डी, हाँ, जिन बच्चों का रिप्लाई अलग जा रहा है वो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो, ऑप्शन को दोबारा से पढ़ो। क्वेश्चन अपने को कह रहा है केवल और केवल क्या, पोजीशन कौन सी दोगे। पहला पोजीशन है प्रोन। तो प्रोन तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ी कि भाई साहब प्रोन दे करके निकाल लो, प्रोन पोजीशन से फ्लूइड बाहर नहीं आएगा।
बी ऑप्शन आपको लग रहा है कि सर हाई फाउलर दे दो, हाँ तो हाई फाउलर अपन दे सकते हैं, लेकिन साथ में क्या कहा है, आर्म्स एट द साइड। साइड का मतलब है ये हाथ ऐसे ही रहेगा, और ये हाथ अगर ऐसे रहेगा तो मुझे एरिया विजिबल नहीं होगा। एरिया विजिबल नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में हम ये काम है नहीं करेंगे। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। सेमी फाउलर, और सेमी फाउलर के अलावा हाथों को ऐसे क्रॉस कर लिया तो हाथों को क्रॉस करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको क्या, कि सिटिंग पोजीशन दे दो और आगे टेबल की तरफ झुका दो, तो पिलो हो सकता है, टेबल हो सकती है। ये कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है, ऑर्थोपेनिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे, ऑर्थोपेनिक पोजीशन की बातें कर रहा है। चलो आ जाओ, हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, ज्यादा स्पीड बढ़ा के कहाँ जाना है ना। हाँ मैं कहूँ कि एग्जाम में 10 मिनट बच गए, फिर बैठे बैठे सोचते हैं क्या करना है, तो इससे अच्छा क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे, तो गलत होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है तो गलत होने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं, केवल और केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर ए 55-year-old क्लाइंट। एक नर्स है जो 55 साल के आदमी की क्या कर रही है, केयर कर रही है। हु नीड ए थोरासेंटेसिस आफ्टर कैंसर डायग्नोसिस। कैंसर डायग्नोस हुआ था, उसके बाद हम उसमें थोरासेंटेसिस कर रहे हैं। द नर्स स्टे विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन विल द नर्स एम्प्लॉय टू असिस्ट विथ दिस प्रोसीजर। पर्सन को नर्स ऐसा क्या एडवाइस करेगी, ऐसा क्या काम वहां पर करेगी जब वो प्रोसीजर को क्या करवा रही है, असिस्ट करवा रही है। पहला, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू टॉक ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर के दौरान आपको बोलना नहीं है। हेल्प द क्लाइंट टू लाई इन द डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, कि डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में आपको क्या करना है, लाई करना है। प्रिपेयर द क्लाइंट टू अंडरगो एनेस्थेसिया फॉर द प्रोसीजर, कि हमें इसके प्रोसीजर के लिए क्या दे देना है, एनेस्थेसिया देने के लिए प्रिपेयर करना है। टेल द क्लाइंट दैट द प्रोसीजर विल टेक अप्रोक्सीमेट 2 आवर, कि आपको इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। शाबाश। और मोस्ट ऑफ बच्चों के रिप्लाई मुझे सी दिखाई दे रहे हैं। क्या हो गया दीपांशु, वापस सी गलत कैसे कर दिया, हाँ मैसेज रिट्रैक्टेड, हाँ आ जाओ। क्या करेगी नर्स, यस सी करेगी। ओके सी बच्चे, एनेस्थेसिया। अपन यहाँ पर एनेस्थीसिया ना देकर के क्या देते हैं, हाँ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। और उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। जो प्रोसीजर कर रहे हैं उस प्रोसीजर के दौरान ही अपन क्या दे देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दे देते हैं। मैंने कहा था ना ऑप्शन को 2 बार ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन को 2 बार ध्यान से पढ़ना। ये बताओ क्या आदमी बोल सकता है प्रोसीजर के दौरान, हाँ क्या प्रोसीजर के दौरान आदमी बोल सकता है। ये छोटी छोटी चीजें ही होती है जिनको आप हाँ ढंग से नहीं पढ़ते। यस इन छोटे छोटे वर्डों पे अगर फोकस कर लोगे, हमने लिखा था कि प्रोसीजर के दौरान क्या एडवाइस करना है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड। हाँ तुझे सांस लेना है गहरा और फिर होल्ड कर लेना है, तब तक हम सैंपल बाहर खींच के ले आएंगे। तो वो बोलने की जरूरत कहां पड़ गई। तो पर्सन प्रोसीजर के दौरान बोल नहीं सकता। अगर पर्सन बोलेगा तो प्लूरा का मूवमेंट होगा। बोलने का मतलब है इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। प्लूरा का अगर मूवमेंट होगा तो क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है ना। तो हम उसे बोलते हैं कि क्या करना है, आपको बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है, टू प्रिवेंट द इंजरी, है ना, टू प्रिवेंट द इंजरी, ताकि हम उस पर्सन को किससे बचा सकें, इंजरी से बचा सकें। उस पर्सन को किससे बचा सकें, इंजरी से बचा सके। इसके लिए हम उसे एडवाइस करते हैं तुझे बीच बीच में बोलना नहीं। अगर बोलेगा तो प्लूरा का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, दिस इज द ए। ओके चलो आ जाओ आगे। तो इसलिए मैं कहता हूं छोटे छोटे वर्डों पे फोकस किया करो, है ना। एनेस्थीसिया के लिए रेडी करने से अच्छा है कि अपन उसके अंदर क्या करें, हाँ उसको बोलने से मना करें। अगर बोलेगा तो दिक्कत होगी, बोलेगा तो इंजरी होगी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि थोरासेंटेसिस करने से पहले व्हाट इमेजिंग स्टडी इज ऑफन यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड की लोकेशन का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, प्लूरल फ्लूइड की लोकेशन का पता लगाने के लिए हाँ ओपनली अपन थोरासेंटेसिस से पहले कौन सा प्रोसीजर करते हैं, यस ओपनली हम थोरासेंटेसिस से पहले कौन सा प्रोसीजर करते हैं। आपके ऑप्शन है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन।
लोकेशन तो सब बताएंगे, यस लोकेशन तो सब बताएंगे। शाबाश। क्या सर चेस्ट एक्सरे करेंगे, क्या करेंगे चेस्ट एक्सरे, क्यों करेंगे बच्चे, क्या सर लोकेशन बताएगा, तो फ्लूइड की लोकेशन तो 7 8 9 ही है। हाँ मैं कहूं कि फ्लूइड की लोकेशन तो क्या होनी है 7 8 9 ही होनी है, उसके अलावा क्या फ्लूइड दूसरे तीसरे पे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अपन केवल डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, है ना। इस टेस्ट में इस प्रोसीजर में चेस्ट एक्सरे का कोई रोल नहीं है। जो बच्चे ये बता रहे हैं उनको बता दूं इस प्रोसीजर में चेस्ट एक्सरे का कोई रोल नहीं है। थोरासेंटेसिस जो होता है वो हमेशा यूएसजी गाइडेड होता है। कैसा होता है, यूएसजी गाइडेड होता है। हम साथ साथ में यूएसजी से देखते हैं कि अपनी नीडल कहां तक गई, है ना, नीडल कहां तक गई, कब अपने को वापस एस्पिरेट करना है, कब नहीं करना है, प्लूरा को टच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। एक्सरे से आपके प्लूरा का नहीं बता सकते कि प्लूरा टच हो रही है या नहीं हो रही। तो जब भी प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर से पहले बिफोर परफॉर्मिंग प्रोसीजर अपन साथ में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड करके यस आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है और उन्होंने ये देखा भी है कि जब भी अपन थोरासेंटेसिस करते हैं तो यूएसजी गाइडेड करते हैं। और यूएसजी गाइडेड इसीलिए करते हैं ताकि इंजरी की रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द बी, है ना। हाँ तनु तनु तनुज, यस का सर ज्यादा ही हल्के में ले लिया, है ना। हाँ कि डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, तो डायग्नोस करने के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है कि फ्लूइड निकालने से जस्ट पहले क्या करोगे, तो जस्ट पहले करोगे क्या, यूएसजी, ताकि आपको पता चल सके फ्लूइड कहां तक प्रेजेंट है, कहां तक आपको नीडल इंसर्ट करनी है। तो नीडल इंसर्शन की साइट का पता लगाने के लिए, है ना, किस एरिया तक अपने को अंदर इंसर्ट करना है, उसके लिए अपन जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा होता है, दिस इज द यूएसजी। चलो आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ सर यू रोट बिफोर प्रोसीजर नोट ड्यूरिंग, यस बिफोर प्रोसीजर, जस्ट बिफोर प्रोसीजर जो अपन ओपनली करते हैं, है ना। हाँ यूएसजी अमाउंट भी बता देगा सर, यूएसजी अमाउंट बता देगा, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, है ना। शालिनी एक्सरे से ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन कौन बताता है आपका, दिस इज द यूएसजी। और यूएसजी अपने को एग्जैक्ट लोब सेगमेंट का पता बताएगा। ओके नहीं एक्सरे नहीं बचे, दिस इज द यूएसजी। ओके अगर हमें लोब और सेगमेंट का पता करना है तो दिस इज द यूएसजी। एक्सरे में केवल अपने को फ्लूइड भरा हुआ दिखाई देगा कि फ्लूइड फिल है, और फ्लूइड हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। ओके प्लूरल इफ्यूजन में जब भी चेस्ट एक्सरे करोगे नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देगा, फ्लूइड दिखाई देगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। और ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन अभी अपन बात करके आए हैं कि थोरासेंटेसिस करने से इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके अलावा अपन ने कुछ और भी बातें की थी, जैसे टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, मीडिया स्टिनल शिफ्ट, एटीलेक्टेसिस, दीज ऑल आर द आल्सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए थोरासेंटेसिस। चलो बच्चों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था फंडामेंटल का, दिस इज द थोरासेंटेसिस, दिस इज द थोरासेंटेसिस। चलिए फिर हाँ आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और क्लास कैसी लगी वो चैट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ तो दिस इज द थोरासेंटेसिस। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हाँ शालिनी सर टेक ए क्लास ऑन वेंटिलेटर आल्सो, शालिनी अभी रिसेंटली अपनी एक क्लास हुई थी वेंटिलेटर पे, है ना। बाकी अपन जल्दी ही एक क्लास वेंटिलेटर पे भी लेंगे, है ना, सिंदूर 3.0, यस बस वही देखेंगे अब राव साहब, है ना। हाँ चलिए शुभ रात्रि। So this we can continue.